तो ईथर के केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर, ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं। सिंपल अभिक्रियाएं, सरल अभिक्रियाएं हैं, ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। देखो ईथर, हम यहाँ डाई एथिल ईथर के एग्जाम्पल से देखेंगे, जितनी भी अभिक्रियाएं देखेंगे उसमें डाई एथिल ईथर ही का उपयोग करेंगे ज़्यादातर, ठीक है। ये क्या है, लोन पेयर। तो हम यहाँ ईथर में एक तो हम अभिक्रिया देखेंगे जिसमें एल्किल समूह के हाइड्रोजन का हैलोजन के द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। हाइड्रोजन का किसके द्वारा प्रतिस्थापन होता है, हैलोजन के द्वारा, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। एक अभिक्रिया देखेंगे जिसमें ऑक्सीजन का ये जो लोन पेयर है ये पार्टिसिपेट करता है। लोन पेयर के कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं उनकी बात करेंगे। एक अभिक्रियाएं वो देखेंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। और इसके अलावा फिर अन्य अभिक्रियाएं भी देखेंगे हम जो इनसे अलग हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी प्रतिस्थापन की, इसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होगा, हैलोजन, किसका, हैलोजन से रिएक्शन करवाएंगे अपन यहाँ पर। तो हैलोजन क्या करेगा, कार्बन से जो हाइड्रोजन है उनको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, उनको हटा देगा। अब ये रिएक्शन दो तरह से देखेंगे अपन, एक तो देखेंगे लाइट में और एक देखेंगे नाइट में। नाइट का मतलब अंधेरे में, ठीक है। एक तो देखेंगे जब क्या हो, अंधेरा हो। अंधेरे में अगर रिएक्शन होती है, अंधेरे में रिएक्शन होगी तो क्या होगा, कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। ये प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। अल्फा पर और अल्फा, इसको अल्फा डैश बोल देंगे अपन दोनों को अलग अलग दर्शाने के लिए। ये अल्फा, ये अल्फा डैश, तो क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो डाई एथिल ईथर। अल्फा पर एक्स, अल्फा डैश पर एक्स, तो अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो डाई एथिल ईथर। अगर रिएक्शन कब हो, लाइट की प्रेजेंस में होती है। कब होगी, लाइट की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। लाइट में कर दें यानी प्रकाश में करवा दें रिएक्शन, तो क्या होगा, या हैलोजन में हम क्लोरीन का उपयोग भी कर सकते हैं और ब्रोमीन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ सभी हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन है सारे हैलोजन से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। 5 दूनी 10 हाइड्रोजन है, 5 इधर 5 इधर, तो 10 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे हैलोजन से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, CCl3 CCl2 O CCl2 CCl3, ये प्रोडक्ट आएगा, ठीक। इसको बोलेंगे पर क्लोरो, क्या बोलेंगे, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, ठीक है। सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए तो इसका नाम हो गया पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए तो अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो डाई एथिल ईथर। समझ में आ गई बात। ये है रिप्लेसमेंट रिएक्शंस, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। एक तो हो गई डार्कनेस यानी अंधेरे में, एक हो गई लाइट यानी प्रकाश, ठीक है। ऑक्सीजन के लोन पेयर के कारण, इसमें देखो ऑक्सीजन पर हमें पता है लोन पेयर है,
और लोन पेयर होने के कारण ईथर अपना लोन पेयर क्या करता है, डोनेट कर देता है, किसी को दे सकता है। यानी ये किसकी तरह बिहेव करेगा यहाँ पर, लुईस क्षार की तरह, लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर। ये अपना लोन पेयर दे देगा। अगर इसकी रिएक्शन हम अम्लों से करवाएं, एसिड से रिएक्शन करवाएं इसकी, ठीक है, तो क्या करेगा, ये क्या बनाएगा, लवण, क्योंकि ये क्षार की तरह बिहेव करेगा और अम्ल से क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनते हैं। तो ये अम्लों जो अकार्बनिक अम्ल है, इनऑर्गेनिक अम्ल है, जैसे HCl है, H2SO4 है, इनसे रिएक्शन करके क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, लवण बना लेगा। कैसे, इसे मान लीजिए HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं अपन इसकी, तो H + Cl-, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर दे देगा इस हाइड्रोजन को और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, C2H5O, एक लोन पेयर इसको दे देगा HC2H5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर क्या है, Cl-, ठीक। अब ये कौन सा साल्ट है, ये ऑक्सोनियम, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको बोलेंगे हम क्या, ऑक्सोनियम। अब इसका नाम बोले तो ये डाई एथिल, ये ऑक्सोनियम और ये क्लोराइड, डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, C2H5 होल ट्वाइस O, लिख सकते हैं इसको इस तरह हम, भाई C2H5 तो लिख दिया C2H5 होल ट्वाइस O। किसी दूसरे एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएं इसकी, तो क्या हो जाएगा, C2H5 का होल ट्वाइस O, यहाँ क्या आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, एक ही लोन पेयर बचेगा ना, एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, HSO4, ठीक। इसका क्या नाम हो गया, डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन, समझ गए। अगर इसकी रिएक्शन हम करवाएं BF3 से, बोरोन ट्राई फ्लोराइड से, BF3 बोरोन ट्राई फ्लोराइड, ये क्या है, ये लेविस एसिड है, ये लुईस अम्ल है, ये क्या है, ये इसमें बोरोन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है और लुईस अम्ल पढ़े हैं ना हमने, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, इसको कौन दे देगा इलेक्ट्रॉन, ये दे देगा ईथर। ईथर के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको, ठीक है, ये यहाँ बेस है, ये यहाँ एसिड है, O। अब इसके पास एक लोन पेयर किसको दे दिया, इसने बोरोन को दे दिया, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। इसने अपना लोन पेयर किसको दे दिया, बोरोन। समझ में आ गई बात, ये लेविस एसिड, ये लेविस बेस, दोनों ने रिएक्शन करी तो ये बन गया साल्ट। इसका नाम क्या रखेंगे हम, ये क्या है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, इसको बोलेंगे ईथरेट, बोरोन ट्राईफ्लोराइड ईथरेट, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी रिएक्शंस में हम देख रहे हैं ऑक्सीजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम ईथर को ऑक्सीजन में, वायु में, एयर में रख दें, ईथर को क्या रख दिया हमने, एयर में, एयर में क्या है, ऑक्सीजन, तो बाहर अपन रख दें इसमें, तो बाहर क्या है, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और बना देगा पेरोक्साइड, क्या बना लेगा, पेरोक्साइड। इसमें भी क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को देगा, कैसे, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 3, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक पेयर इसको दे देगा, तो अब इसके पास कितने हो जाएंगे, 8,
6 थे, कितने हो गए 8। इसका ऑक्टेट यानी अष्टक कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसीलिए दिए कि इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर भी 8, इसके पास भी 8 हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8, इसके पास भी 8 है। पढ़ा है ना हमने ऑक्टेट रूल, 11th में पढ़ा था, अष्टक नियम। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो ये इनके बीच में बॉन्ड बन गया, उपसह संयोजक बंध, जिसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं अपन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। समझ में आ गई बात। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है तो क्या हो गया, परोक्साइड। क्या हो गया, परोक्साइड। परोक्साइड जब भी बनेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, ये ध्यान रखना। तो इसको बोलेंगे अपन ईथर, और ये बन गया परोक्साइड। इसका नाम क्या हो गया, ईथर परोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, समझ में आ गई बात। तो ये बन गया ईथर परोक्साइड। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई तो बना ईथर परोक्साइड। क्लियर, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। अब देखो आगे, अगर ईथर को ज़्यादा लंबे समय तक हम बाहर रख दें एयर में, तो ईथर क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हाइड्रोपरोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, ये तो खाली क्या है, परोक्साइड। अगर लंबे समय तक हम बाहर रख दें, एयर में रख दें, लाइट की प्रेजेंस में रख दें, तो बन जाएगा हाइड्रोपरोक्साइड। क्या बन जाएगा, कैसे बनेगा देखो। जब लंबे समय तक अपन बाहर रख देंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और हाइड्रोपरोक्साइड बनाएगा। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और उनके बीच में कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन। ये प्रोडक्ट होगा। ये CH3 तो ऐसे कैसे, ये CH2 है, इसका एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ गए, समझ में आ गई बात। अब देखो बन गया हाइड्रोपरोक्साइड, HOO, और ये आ गया। तो इसको बोलेंगे हम क्या, डाई एथिल ईथर हाइड्रोपरोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, डाई एथिल ईथर हाइड्रोपरोक्साइड। हाइड्रोपरोक्साइड क्यों बोला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जानते हैं ना अपन, ये होता है हाइड्रोपरोक्साइड। इसका H हट गया बस, और इस H की जगह ये आ गया, डाई एथिल ईथर आ गया, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, डाई एथिल ईथर हाइड्रोपरोक्साइड। समझ में आ गई बात। तो ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन से 2 तरह से रिएक्शन कर रहा है ये, ठीक है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ईथर पेरोक्साइड। लेकिन लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक एयर में रख दें, लाइट की प्रेजेंस में रख दें, तो बन जाएगा हाइड्रोपरोक्साइड। क्लियर। अब हम वो रिएक्शंस देखेंगे जिनमें ईथर का कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। ठीक है, ये रिएक्शन समझ में आ गए ना सबको। अब हम रिएक्शन देखेंगे जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ये ईथर है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन और ये कार्बन का बीच 2 है CO बॉन्ड, यहाँ पर एक ऑक्सीजन CO बॉन्ड तो ये हो गया, और दूसरा CO बॉन्ड ये हो गया। या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा या ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अब देखो ये बॉन्ड कब ब्रेक होगा, जब ईथर की रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ, HX के साथ। किसके साथ करवाएंगे, HX के साथ। ध्यान रखेंगे जब ईथर की HX से रिएक्शन होगी तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। अब HX से क्या मतलब है, फ्लोरीन, HF, HCl,
HBr और HI, यही तो होता है HX। और इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है यहाँ पर? HI, उससे कम HBr, उससे कम, सबसे कम। ठीक है, तो जब HX से रिएक्शन होगी तो ये बॉन्ड टूटेगा, या यहाँ से टूट सकता है या यहाँ से। अब देखिए ये जो ईथर है ये कैसा है? सरल ईथर है ना, ये सिमेट्रिकल ईथर है ना। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ से ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा हैलाइड, इस पे H पे प्लस है, X पर माइनस। अगर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे? ऑक्सीजन के पास। O पर कौन आ जाएगा? H, तो क्या बन जाएगा? C2H5OH। और यहाँ पर कौन आ जाएगा? क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, तो बन जाएगा एल्कोहल और एल्किल हैलाइड। एल्कोहल बन जाएगा और एल्किल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो ये बॉन्ड अगर टूटता है तो प्रोडक्ट क्या होगा? मान लीजिए ये बॉन्ड यहां से मत तोड़ो, इधर से तोड़ो, तो भी प्रोडक्ट यही होगा। तो भी यहां क्या आ जाएगा? C2H5X और C2H5OH। क्यों? क्योंकि ईथर कैसा है? ये सिमेट्रिकल है। अगर सरल ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर है, तो कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट सेम आएगा। जैसे ये वाला ईथर ले हम, CH3O CH3, मेथॉक्सी मेथेन। बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? यहाँ से कर दो, तो ये तो किस में बदल जाएगा? CH3, किस में बदल जाएगा? CH3I, और ये बदल जाएगा CH3O, ये तो बन जाएगा एल्कोहल, CH3OH, और ये बन जाएगा हैलाइड। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? समझ में आ गई बात? सिमेट्रिकल ईथर है तो कोई सा भी बॉन्ड तोड़ दो, दो CO बॉन्ड है कोई सा भी तोड़ दो, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ईथर कैसा आ जाए? कैसा आ जाए? एसिमेट्रिकल आ जाए। ठीक है ना? तो फिर कैसे बॉन्ड टूटेंगे वो ध्यान देने की बात है। देखो जैसे ये है, ये कैसा ईथर है? एसिमेट्रिकल ईथर है। अब बॉन्ड यहां से तोड़ो, देखो अगर बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो ये तो किस में बदल जाएगा? हैलाइड में, C2H5I, और ये बदल जाएगा किस में? एल्कोहल में, CH3OH। अगर बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है तो ये बन जाएगा एल्कोहल और ये बन जाएगा हैलाइड। यानी अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे ना। एसिमेट्रिकल ईथर है तो दोनों बॉन्ड अगर टूटते हैं, इस बॉन्ड के टूटने से अलग प्रोडक्ट आएगा, इस बॉन्ड को टूटने से अलग प्रोडक्ट आएगा। तो बॉन्ड कौन सा टूटने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, कौन सा बॉन्ड टूटेगा? देखो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जब इस तरह की बात आती है तो जो छोटा एल्किल ग्रुप है, कौन सा छोटा एल्किल ग्रुप है, वो बदलेगा किस में? हैलाइड में। किस में बदलेगा? हैलाइड में। छोटा एल्किल ग्रुप किस में बदलेगा? हैलाइड में कन्वर्ट होगा, ये ध्यान रखेंगे। अब जैसे ये हैलाइड में बदलेगा, अब इसको हैलाइड में बदलना है तो बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा? यही तो बात है ना। तो ये बदल जाएगा CH3I प्लस C2H5OH। तो पहली बात ये ध्यान रखेंगे कि दो अलग अलग एल्किल ग्रुप हैं, दो अलग अलग एल्किल ग्रुप हैं, तो जो छोटा एल्किल ग्रुप है वो बदल जाए किसमें? हैलाइड। ठीक है? जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें,
अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, कहाँ से टूटेगा बॉन्ड, कहाँ से टूटेगा, यहाँ से। छोटा एल्किल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैलाइड में। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3CH2I प्लस क्या, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। CH2OH। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना। और देखें अपन एक एग्जाम्पल, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, किस तरह बॉन्ड ब्रेक होगा ये हमें ध्यान रखना है। कहाँ से टूटेगा बॉन्ड, कौन सा टूटेगा, ये वाला। समझ में आ गई बात। तो ये तो बदल जाएगा हैलाइड में और ये बदल जाएगा किसमें, एल्कोहल में। ठीक है, अगर एसिमेट्रिकल ईथर है तो छोटा एल्किल ग्रुप तो बदलेगा हैलाइड में, बस यही ध्यान रखना है। जब छोटा हैलाइड बदल जाएगा तो दूसरे एल्कोहल में अपने आप ही बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी बात ध्यान देनी है। अगर ईथर में 3 डिग्री एल्किल ग्रुप है, कैसा है, 3 डिग्री, तो फिर बॉन्ड कैसे टूटेगा, वहां थोड़ा सा चेंज आएगा मामला। देखो मैंने क्या कहा कि छोटा एल्किल ग्रुप बदलेगा हैलाइड में, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है कि अगर 3 डिग्री एल्किल ग्रुप आ जाए तो फिर ऐसा नहीं होगा। ईथर में कौन सा ग्रुप हो, 3 डिग्री एल्किल ग्रुप हो, तो फिर क्या होगा, देखो इधर ध्यान दो। देखो यहां पर ये 3 डिग्री एल्किल ग्रुप आ गया ईथर में, ये 3 डिग्री है, पता है ना सबको, ये 3 डिग्री एल्किल ग्रुप है। अगर 3 डिग्री एल्किल ग्रुप आ जाए तो जो 3 डिग्री एल्किल ग्रुप है वो हैलाइड में बदलेगा। अभी तक तो मैंने क्या कहा था कि जो छोटा है वो हैलाइड में बदलेगा। अब यहां तो छोटा ये है तो ये हैलाइड में बदलना चाहिए और ये एल्कोहल में बदलना चाहिए। लेकिन अगर 3 डिग्री आ जाए तो ये नियम बदल जाएगा। अगर 3 डिग्री एल्किल ग्रुप आ जाए तो 3 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, हैलाइड। 3 डिग्री किस में कन्वर्ट करेंगे हम, हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। फिर बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा। तो अब प्रोडक्ट क्या होगा, यहां क्या आ जाएगा, I यानी हैलोजन, और ये बदल जाए किसमें, CH3CH2OH। तो ये प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, उसका कारण क्या है। देखो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहां से तो कौन सा कैटायन बनेगा, कौन सा कैटायन बनेगा, कौन सा कैटायन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। समझ गए बात को। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन है तो ज़्यादा स्टेबल होता है। हमने रिएक्शन पढ़ी है SN1 और SN2। 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ज़्यादा स्टेबल है। यानी इस रिएक्शन में क्या, और एक तरह से ये एक प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में होता क्या है, इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है, I- जो नाभिक स्नेही है वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो इसको यहाँ से हटा रहा है। एक नाभिक स्नेही तो ये हो गया CH3CH2O-, तो ये इसको हटा रहा है और इसकी जगह कौन आ रहा है, I- क्या है यहाँ पर, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल। तो यह न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। हुई नहीं हुई।
अब देखो हमने पढ़ा है SN1 की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होती है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। और यहाँ कौन सा कैटायन बन रहा है, 3 डिग्री, 3 डिग्री बन रहा है, इसलिए इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ज़्यादा होगा। कौन सी रिएक्शन के लिए, SN1 के लिए। कौन सी रिएक्शन के लिए, SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा, यही आएगा। वो तो नहीं आ सकता ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो फिर ये तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, जबकि पॉसिबिलिटी किसके बनने की ज़्यादा होगी, 3 डिग्री। ये यहाँ से बॉन्ड नहीं टूटेगा, कारण क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। कौन सा बनेगा, यहाँ प्लस आएगा तो प्राथमिक बनेगा ना, जबकि यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है तो यहाँ प्लस आएगा। यहाँ कौन सा बन रहा है, 3 डिग्री, और 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है किसकी तुलना में, 1 डिग्री की तुलना में, इसलिए बॉन्ड ये ब्रेक होगा। और बॉन्ड ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, 3 डिग्री एल्किल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैलाइड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैलाइड। और रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म से हो रही है, ये SN1 से। कौन सी से हो रही है, SN1 से। जबकि इससे पहले वाली जो रिएक्शन हमने देखी थी वो कौन सी मैकेनिज्म से हो रही थी, SN2 से। कौन सी से हो रही थी, SN2 से हो रही थी। ठीक है, समझ में आ गई बात। वो कौन सी से हो रही थी, SN2 से। और SN2 का रिएक्टिव ऑर्डर हमें पता है, सबसे ज़्यादा कौन होता है, 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम। इसलिए वहाँ पर जो छोटा वाला था, जिसमें एल्किल छोटा था, वो किस में बदल रहा था, हैलाइड। यही कारण था वहाँ पर। समझ में आ गई बात। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर एसिमेट्रिकल ईथर है तो छोटा एल्किल ग्रुप किस में बदलेगा, हैलाइड। लेकिन ईथर में अगर 3 डिग्री एल्किल ग्रुप आ जाए तो वो बदलेगा किस में, हैलाइड। वैसे तो छोटा बदलेगा, लेकिन विशेष कंडीशन में 3 डिग्री आ जाए, स्पेशल कंडीशन है। अगर 3 डिग्री आ गया तो फिर वो रूल फॉलो नहीं होगा, फिर हम 3 डिग्री को किस में बदलेंगे, हैलाइड में बदलेंगे। और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यह रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म से होगी, SN1 से। कौन सी से हो रही है, SN1 से। जबकि पहले वाली रिएक्शंस में कौन सी हो रही थी, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रही थी। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। और एक बात और ध्यान रखेंगे, अब बताओ बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, ये है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा या ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला है, ये वाला, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये ध्यान रखें, ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। स्ट्रॉन्ग क्यों है पता है ना सबको, अनुनाद होता है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये तो बदल जाए किस में, हैलाइड में। और क्या बन गया, फिनोल। क्या बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, समझ में आ गई बात। तो CO बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा ये बात आपको पता होनी चाहिए, और इस पे आधारित प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब इस पे आधारित कुछ हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। CH3 CH2 CH2O CH3 प्लस HBr प्लस HI। ठीक है, करो इसको सोल्व।
इसके बाद में ईथर की नेक्स्ट रिएक्शंस देखेंगे हम। इसका देखते हैं हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। ईथर का क्या करेंगे हम? जल अपघटन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं इसका। हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम इसका किसी डाइल्यूट एसिड, जैसे डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे इसमें। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब इसमें पानी है, डाइल्यूट इसका मतलब इसमें H2O है ना, तो H2O से इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, वही CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पर, क्या बन जाएगा? एल्कोहल। क्या बन जाएगा? C2H5OH, C2H5OH। तो क्या बन गया? C2H5OH, एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, हमने एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाया था तो क्या बना था? ईथर। देखो हमने ईथर बनाया था एल्कोहल से, तो कैसे बनाया था? C2H5OH प्लस C2H5OH, क्या निकलता है दोनों के बीच में से? H2O। तो क्या बना था? ईथर। भाई इसको बनाने के लिए हमने क्या किया था? एल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया था, एल्कोहल को कंसंट्रेट H2O4 के साथ गर्म किया था। ये अभिक्रिया इसके जस्ट अपोजिट हो गई, नहीं हो गई? अगर हम ईथर का हाइड्रोलाइसिस कर दें, जल अपघटन कर दें, तो क्या बन गया? एल्कोहल। ईथर से वापस हमने क्या बना लिया? एल्कोहल। और एल्कोहल से वापस ईथर बनाना है तो क्या कर दोगे? फिर वापस गर्म कर दो सांद्र H2SO4 के। ठीक है, इसके बाद में देखें इसका एसिलेशन, एसिटिलीकरण। एसिलेशन करें इसका। एसिलेशन का मतलब जानते हैं सब, क्या होता है एसिलेशन? ईथर की किससे रिएक्शन करवाएंगे? एसिटिल हैलाइड से, एसिड हैलाइड से, या एसिटिक एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड से करवा दो या एसिड हैलाइड से रिएक्शन करवा दे, तो क्या हो जाता है? एसिलेशन हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता एसिलेशन? एसिलेशन का मतलब क्या है? C2H5O C2H5, इसकी रिएक्शन करवा दें CH3COCl। ये रिएक्शन करवाएंगे हम ZnCl2 की प्रेजेंस में, ड्राई ZnCl2 होता है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो यहाँ एसिलेशन हो जाएगा। एसिलेशन का मतलब यहाँ से ये और यहाँ से, यानी ये C2H5 ये Cl, C2H5Cl, या बॉन्ड यहाँ से तोड़ दो, बात हुई है। ये तोड़ दो चाहे ये तोड़ दो, एक ही बात। तो ये तो बन जाएगा CH3COO-C2H5, CH3COO-C2H5 क्या बन जाएगा? एस्टर। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? ये CH3CO समूह आ रहा है, किसकी जगह आ रहा है? इसकी जगह आ रहा है, तो ये बन जाएगा CH3COO-C2H5 प्लस C2H5Cl। ये क्या बन गया? एथिल एथेनोएट। क्या है ये? एस्टर। एथिल एथेनोएट, एस्टर बन गया। तो एसिलेशन हुआ तो क्या बना? एस्टर। क्या बना? एस्टर। ये तो हट गया ईथर का, ये ग्रुप तो हट गया और उसकी इसकी जगह ये आ गया। यही तो है इसमें भाई, दोनों में इसमें उसमें अंतर देखो क्या है? O-C2H5, इधर भी O-C2H5, ये C2H5 हटा और उसकी जगह क्या आया? CH3CO। यानी एसिलेशन का मतलब क्या है कि CH3CO ने C2H5 को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, उसको हटा दिया। तो क्या हो गया इसका? एसिलेशन। और एसिलेशन होता है तो क्या बनता है? एस्टर। यहां हम इसकी जगह CH3COCl की जगह एनहाइड्राइड का भी यूज कर सकते हैं। यहां अगर एनहाइड्राइड ले लें, ये क्या है?
एनहाइड्राइड। ये क्या है? एनहाइड्राइड लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3CO OC2H5, ठीक है। और ये भी किस में बदल जाएगा? CH3CO OC2H5, यानी एस्टर ही बनेगा, लेकिन एस्टर के कितने अणु बनेंगे यहाँ पर? 2, ठीक है ना। एसिटिक एनहाइड्राइड से भी क्या बना? एस्टर। तो या इसका यूज कर लो चाहे इसका यूज कर लो, बात एक ही है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। तो ईथर को एस्टर में कन्वर्ट करना है तो उसका हमने क्या कर दिया? एसिलेशन। क्या कर दिया? एसिलेशन। अब ईथर से हम एस्टर भी बना सकते हैं, ज़्यादा कार्बन वाला। ईथर से दूसरे तरह से हम एस्टर बनाएं, इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करवा सकते हैं ईथर की। किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ईथर को गर्म कर दें लगभग 400 केल्विन टेम्परेचर पर, और किसकी प्रेजेंस में? BF3 की प्रेजेंस में। और कितना दाब होगा? 500 ATM दाब, ठीक है। इतना तो कर दिया हमने टेम्परेचर, और ये कर दिया इसका प्रेशर। और यहाँ ये क्या है? BF3 उत्प्रेरक का काम कर रहा है, कैटालाइसिस का काम कर रहा है यहाँ पर। तो BF3 कैटालाइसिस की प्रेजेंस में इतने टेम्परेचर पर और इतने प्रेशर पर किससे रिएक्शन करवाई? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? यहाँ बॉन्ड को तोड़ करके और दोनों के बीच में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? C2H5CO क्या? C2H5, ये बन जाएगा। समझ गए? ये यहाँ आ गया तो C2H5CO और OC2H5 है, तो ये वाला एस्टर बन जाएगा। एक कार्बन बढ़ गया यहाँ पर। यहाँ कितने कार्बन हो गए? 1 2 3, इधर 3 हो गए ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल प्रोपेनोएट। क्या बन गया? एथिल प्रोपेनोएट, ठीक है। तो इस तरह एथिल प्रोपेनोएट बनेगा। कब? जब डाईएथिल ईथर की रिएक्शन किससे करवाएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड्स। किसकी प्रेजेंस में? BF3 की प्रेजेंस में। तो ये बन जाएगा एथिल प्रोपेनोएट। अगर ईथर से हमें एस्टर बनाना है तो उसका एसिलेशन किया हमने, एसिलेशन से बनाया ना ईथर। इसके अलावा हम कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर रिएक्शन करवा दें ईथर की तो भी क्या बन जाता है? एस्टर ही बन जाता है। बन गया एस्टर? बन गया नहीं बना? समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखें। इसके बाद में देखते हैं ईथर का रिडक्शन। क्या देखेंगे? ईथर का रिडक्शन, अपचयन। देखो ईथर का अपचयन करते हैं, दो तरह से करेंगे इसका अपचयन हम। एक तो अपचयन करेंगे इसका सोडियम और अमोनिया से। NH3 में क्या मिला हुआ है? सोडियम। ये NH3 है लिक्विड, द्रव अमोनिया ये, ठीक है। लिक्विड अमोनिया लेंगे प्लस सोडियम, इससे अपचयन करेंगे। इन दोनों से क्या प्राप्त होगा हमें? हाइड्रोजन। क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन से ही तो रिडक्शन हो जाएगा इसका। C2H5O C2H5, ये हो गया डाईएथिल ईथर। और इसमें भी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इसको तो किस में कन्वर्ट कर देगा? ये C2H6 में। एक हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बनाएगा C2H6, और एक इससे बॉन्ड बनाएगा, इसको किस में बदल देगा? C2H5OH। तो एक तो बनेगा C2H5OH और एक बनेगा C2H6। एक तो बन गया एल्कोहल और एक बन गया एल्केन। ये तो क्या है? एल्कोहल, और ये क्या बन गई? एल्केन, ठीक है। तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया से अगर रिडक्शन होता है तो एल्कोहल भी बनेगा और एल्केन भी बनेगी। अगर रिडक्शन कर दें हम रेड फास्फोरस और HI से,
रेड फास्फोरस और HI से। पहले बताया था मैंने, रेड फास्फोरस HI कहीं पर भी आ जाएं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर रेड फास्फोरस और HI से हम रिडक्शन करवाएं तो हमेशा क्या बनेगी? एल्केन। क्या बनेगी? एल्केन। ये ध्यान रखेंगे। रेड फास्फोरस HI का काम क्या है? एल्केन बनाना, चाहे वो फिर एल्कोहल हो, चाहे वो ईथर हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो। रेड फास्फोरस HI सबको किस में कन्वर्ट करता है? एल्केन। तो यहाँ पर भी अगर रेड फास्फोरस HI का यूज करेंगे तो क्या बनेगा? एल्केन। जैसे यहाँ पर हम करें, किससे रिडक्शन करवाएं? रेड फास्फोरस प्लस HI। तो इससे 4 हाइड्रोजन, एक तो यहाँ से क्या बाहर निकाल देंगे? ये H2O, ये ऑक्सीजन क्या बाहर निकाल देगा? H2, और एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन क्या बन जाएंगे? 2C2H6। ये ध्यान रखें, एल्केन बनाएगा। रेड फास्फोरस HI आ गया तो एल्केन ही बनेगा। क्या बनेगा? एल्केन ही बनेगा। ये ध्यान रखेंगे। अगर रेड फास्फोरस HI लिखा मिल गया तो समझ लो एल्केन बनाना है और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। अगर ईथर का डिहाइड्रेशन कर दें, निर्जलीकरण कर दें, डिहाइड्रेशन कर दें, इसका क्या कर दें? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कर दें, डिहाइड्रेशन कर दें यानी निर्जलीकरण कर दें, तो क्या हो जाएगा? CH3CH2O CH2CH3। इसके लिए इसको गर्म करें किसके साथ? कितने ताप पर? ठीक है, एल्यूमिना के साथ 653 केल्विन टेम्परेचर पर, 653 केल्विन टेम्परेचर पर क्या कर देंगे? इसको गर्म कर देंगे तो इसका एल्कीन में कन्वर्जन हो जाएगा। किस में बदल जाएगा? ये एल्कीन। यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से, बीटा कार्बन से। ये कौन सा कार्बन है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? तो H। तो ये किस में बदल जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड। ये किस में बदल जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड। और ये किसके रूप में बाहर निकल जाएगा? H2। डिहाइड्रेशन हो रहा है तो H2 निकलना ही है। तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड प्लस क्या? समझ में आ गई बात? तो ईथर का डिहाइड्रेशन हो जाता है अगर उसको एल्यूमिना के साथ गर्म किया जाता है, और क्या बन जाती है? एल्कीन। क्या बन जाती है? एल्कीन। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये हो गई ईथर की केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। समझ में आ गई सारी अभिक्रियाएं? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है।